उत्तराखंड दमदार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और देखिए कल आने वाले हैं नतीजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंदिरों के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल विकास नगर के हनोल पहुंचे और यहां के महासू मंदिर में कल उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया। सीएम ने जीत की कामना की और लोगों के साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की गई। तो पुष्कर सिंह धामी मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हार जीत के गणित के बीच में बीजेपी काउंटिंग की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी काउंटिंग के दिन के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार कर चुकी है। एक कंट्रोल रूम प्रशासनिक नजरिए से बनाया जा रहा है। प्रदेश भर में कहीं भी काउंटिंग के दौरान किसी गड़बड़ी पर कंट्रोल रूम में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी होंगे वो चुनाव आयोग और काउंटिंग सेंटर पर मौजूद एजेंट के संपर्क में रहेंगे। तो वहीं दूसरे कंट्रोल रूम की बात करें तो ये पार्टी नेता और प्रदेश प्रवक्ता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं जो मीडिया इंटरैक्शन करेंगे। इससे पहले सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट और पदाधिकारियों के साथ काउंटिंग को लेकर मीटिंग कर चुके हैं। आज बीजेपी प्रदेश भर के अपने पोलिंग एजेंट और वर्चुअल मीटिंग के जरिए आवश्यक टिप्स देगी। तो 2 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभाओं के स्तर पर ये 3 स्तरों पर अलग अलग तैयारियां की हैं। उनको लेकर के सबसे पहले जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनकी एक वर्चुअल कल गढ़वाल मंडल की और कुमाऊं मंडल की 2 वर्चुअल बैठकें होंगी, जिसमें किस प्रकार से क्या क्या सावधानी हमने रखनी है और जो काउंटिंग जब होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना, जो उसकी बारीकियां हैं, जो उसकी तकनीकियां हैं, उनकी जानकारी हमारे विशेषज्ञ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपने जो मतगणना अभिकर्ता है उनको देंगे। तो एक तरफ बीजेपी ने 2 कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो वहीं अब आपको बताएं कि दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला है। सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, 60 पार की सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि सीएम ने कहा कि एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस ने खूब ढिंडोरा पीटा है, लेकिन 10 मार्च को जश्न मनाएंगे। देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 7 सालों में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो है वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पतालों का क्षेत्र हो, चाहे एम्स खुलने की बात हो, चाहे रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड बहुमत मिले। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। तो 10 मार्च को बीजेपी भी जश्न मनाएगी, 10 मार्च को कांग्रेस भी जश्न मनाएगी। अब 10 मार्च तो कल है, देखते हैं कौन पार्टी जश्न मनाती है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड आना यह साबित करता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसीलिए विजयवर्गीय को उत्तराखंड भेजा गया है। जबकि यशपाल आर्य ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। कहां से सत्ता में आ रहे हैं? पहले दिन से प्लान बी पे काम कर रहे हैं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। जो प्लान बी है वो क्या है? विजयवर्गीय जी का उत्तराखंड आना, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुख्यात व्यक्ति का उत्तराखंड आने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? प्लान बी। तो जीतने की उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो बोलते रहे। देखिए, परिणाम हमारे अनुकूल हैं और हम एक स्थायी मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं।
जनता का आशीर्वाद स्नेह मिला है, जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूत वापसी है। तो वहीं 10 मार्च के रिजल्ट से पहले कांग्रेस में भी एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस में मीटिंग्स का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ ही ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए दीपेंद्र हुड्डा भी देहरादून में इस समय मौजूद हैं। एक प्राइवेट होटल्स में ये बैठे हुए हैं, लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। और इस बैठक में आज की में कई अहम अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अलावा सह प्रभारी दीपिका पांडे और राजेश धर्माणी, सीनियर नेता यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं के बीच में कई दौर की बातचीत हुई है। कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि राज्य में उनकी सरकार बनने जा रही है। आज भी आपको बताएं, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल भी देहरादून पहुंच रहे हैं, जो कि काउंटिंग तक देहरादून में ही रहेंगे। सरकार बनने या फिर कुछ कम पड़ने की सूरत में बड़ी भूमिका में रहेंगे। 10 मार्च के रिजल्ट से पहले कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव है। सर, आपने बैठकें की और खासतौर पे जहां डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होगी वहां पर ड्यूटीज लगाने की बात हुई। हाँ, निश्चित ही हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे साथी पिछले काफ़ी समय से लगभग 2-3 महीने से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और कहते हैं ना, फसल अब तैयार है तो उसके चौकीदारा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हमने हमारे साथियों को यहाँ पर इनवाइट किया था और जो काउंटिंग से पहले की कुछ तैयारियां हैं, काउंटिंग के बाद हमें किस तरीके से हमारा आचरण होगा, वो किस तरीके की कार्रवाई हमें करने की ज़रूरत है, उन सभी से हमने उनसे सलाह भी ली है और उनको कुछ डायरेक्शंस उस बारे में दी हैं। एक डर ऐसा भी है कि अगर थोड़ा नंबर्स कम रहते हैं, 36 तक नहीं पहुंचते, उस सूरत में विधायक छोड़ के कहीं बीजेपी के पक्ष में न चले जाएं, जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर मौजूद है, इस बात का डर भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रखा है और ये बात हम पूरी तरीके से, चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे अन्य कई स्टेट्स, चाहे यहाँ तक कि हम उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके की डिफेक्शन करने की कोशिश पहले की है, उन्होंने अटेम्प्ट किया था, तो उन सभी चीज़ों को से आगाह और रहते हुए हमने। और आइए सीधे रुख करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस समय मौजूद है और जानकारी के साथ। दीपांकर, देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। अलर्ट मोड में एकदम यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आज भी बैठक होने वाली है, कितने बजे बैठक होगी और किस एंगल, मतलब क्या एंगल रहेगा आज की बैठक का, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल कंचन, कांग्रेस की जो कल बैठक हुई थी उसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, उसके अलावा हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, सभी बड़े नेता मौजूद थे। और खास बात यही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जहां सेंटर्स पे काउंटिंग होनी है वहां पर एआईसीसी के पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और जैसे भी नतीजे रहेंगे उसके हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग को अंजाम दिया जाएगा। कहां से कौन विधायक जीतता है, कौन सीनियर विधायक है, कौन नया विधायक है, उसको लेकर क्या प्लानिंग रहेगी, वो देहरादून आएगा या उसको कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा, ये सब कुछ कल जब 11 बज रहा होगा लगभग, जब नतीजे लगभग आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तब इसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करेगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। दोपहर तक उनका उत्तराखंड पहुंचने का कार्यक्रम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी वो राज्य है जो उत्तराखंड के साथ बना था, लगभग एक जैसी स्थितियां हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार यहां पर बने, अगर बहुमत का आंकड़ा यहां कांग्रेस हासिल करती है, बहुमत के आंकड़े के अगर नजदीक भी पहुंचती है, तो कुछ बड़े नेताओं की निगरानी यहां पर रहे। उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे। दीपांकर, मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी जीत तो निश्चित कर चुकी है और सीधे तौर पर मान रही है कि कल जो नतीजे आएंगे वो उनके पक्ष में होंगे और उसके बाद की रणनीति यानी कि सरकार बनाने पर वो बैठक कर रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वो भी आश्वस्त है और 60 पार का नारा लगा रही है और उनकी तरफ भी बैठकों का लगातार दौर जारी है। क्या मान के चलें, क्या समझे कि कल दोनों पार्टी तो नहीं जीत सकती है? अब बिल्कुल कंचन, मैं इस बीजेपी ऑफिस में ही मौजूद हूं और साल 2017 में 11 मार्च को इसी बीजेपी के ऑफिस में 57 विधायक कब कैसे आंकड़ा 57 तक पहुंच गया, खुद बीजेपी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या 2022 में वही सब कुछ एक बार फिर बीजेपी में होने जा रहा है?
क्या बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ वापस आने जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच बीजेपी में तैयारियां हैं। आज जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको यहां पर वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे काउंटिंग सेंटर्स पर रहना है और क्या कुछ वहां पर जो गतिविधियां होती है उस पर किस तरीके से नजर रखनी है। तो बीजेपी ने जो किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा या 60 पार की बात की, मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा है उसके नतीजे क्या रहेंगे वो कल पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो सवाल आपने पूछा कि कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन जनता ने 70 सीटों पर किसको बहुमत तक पहुंचाया है ये अब से 24 घंटे के बाद कल सुबह 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी पता लगेगा। कंचन, ठीक है, बिल्कुल, जनता ने तो अपना फैसला कर दिया है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब जनता ने जो फैसला किया है वो सबके सामने आएगा। रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे वैसे ही धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो प्रदेश में सरकार बना रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मतगणना के बाद विजय जुलूस पर चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई प्रत्याशी जुलूस निकालते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतगणना को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गए हैं। मतगणना टेबलों के पास पहले घेरे में सीआईएसएफ के जवान तैनात होंगे, इसके बाद दूसरे घेरे में पीएसी के जवान तैनात होंगे। मतगणना स्थल के बाद उसके बाहर सिविल पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। मतगणना स्थल के पास जीत का जश्न जैसे पटाखे और अबीर गुलाल उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। मतगणना प्रक्रिया प्रभावित करने या फिर कानून व्यवस्था भंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो काउंटिंग के दौरान हमारी पूर्ववत व्यवस्थाएं होती थी वो सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं। जो भी माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की गई है। जिन लोगों को जहां तक का पास मिलना अलाउड होता है जितनी संख्या में, वो सब आरओज वगैरह ने जारी किए हैं, उसी के अनुरूप ही लोगों की एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा किसी को मतगणना स्थल के आसपास नहीं जो है बैठने या आसपास नहीं आने दिया जाएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि स्वर्गीय एचएन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बनने के 4.25 वर्षों बाद भी जहां पर्यटकों का इंतजार है, तो वहीं घटिया निर्माण कार्य के कारण म्यूजियम की हालत बेहद खराब है। गढ़वाल का चंदन, हेमवती नंदन और हिमपुत्र जैसे नामों से प्रसिद्ध यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा के गांव बुघाड़ी में उनकी यादों को संजोने के लिए उनके पैतृक आवास को म्यूजियम में बदला गया था। म्यूजियम में बदला तो गया था, लेकिन लोकार्पण के बाद सरकारी मशीनरी ने इससे ऐसी आंखें फेरी कि आज ये अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। सर दरवाजे की स्थिति ऐसी हो रही है कि कई बार जंगली जानवर को डर लगा रहता है सर हमें, ये कोई बाघ घुस जाए कुछ अंदर, इस हिसाब से दरवाजे हो रखे सर। और जैसे दिमाग की बात है तो इन्होंने पता नहीं कैसे काम करवाया सर। अग्रिम भविष्य में यदि यही स्थिति रही इस संग्रहालय की तो संग्रहालय किसी न किसी दिन क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि मैं अंदर भी जाके मैंने देखा, उसको देख करके मुझे इतना रोना आता है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय में स्वर्गीय बहुगुणा द्वारा लिखे गए पत्र, उनके वस्त्र और घरेलू सामानों को भी प्रदर्शित किया गया है। वर्षों के इंतजार के बाद बनकर तैयार और लोकार्पण के बाद जनता को उम्मीद थी कि इससे न केवल पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी क्षेत्र को फायदा होगा, लेकिन ऐसा होना तो दूर, पुरातत्व और संस्कृति विभाग की नजरअंदाजी से ये खस्ता हाल है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का स्मारक है और म्यूजियम है, वो जो है संस्कृति विभाग को हमने अब ट्रांसफ़र कर दिया है। 2 लोगों की वहाँ नियुक्ति भी कर दी है और मैं कह सकता हूँ कि अब जब 2 लोगों की वहाँ नियुक्ति हो गई है तो अब वहाँ का रख रखाव अच्छा हो जाएगा। बुघाड़ी गांव में उचित देखरेख के अभाव में उजाड़ होते वीरान संग्रहालय पर जनप्रतिनिधि कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत आपके सामने है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। अगली खबर टिहरी जिले से है, जहां पर खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने के चलते ग्रामीणों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा, वो विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले के करीब 1.5 लाख राशन कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन भिंगनला, जाखड़ीधार, प्रतापगढ़, थौलधार क्षेत्र के करीब 7,500 से ज्यादा राशन कार्ड अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं।
छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।